हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हमने शुरू की थी अवकलज के अनुप्रयोग, उसका बढ़िया तरीके से इंट्रोडक्शन देखा था और उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और आपने एक एक जो सूत्र मैंने लिखवाए थे उनको याद कर लिया होगा। ज़्यादा ऐसा माता बच्ची वाला काम था नहीं, उसके अंदर राशियों के परिवर्तन की दर वगैरह थी। अब वो जो चीज़ें बताई गई है ना, उनको सॉल्यूशंस करना कि एक्चुअली सॉल्यूशंस होगा कैसे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली, आज का जो लेक्चर है हमारे, वो उदाहरण से रिलेटेड है। 6.1 के अंदर टोटल 6 उदाहरण है। कितने उदाहरण है साहब? टोटल 6 उदाहरण, और 6 के 6 उदाहरण इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से वीडियो में लास्ट तक बने रहना और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके जाना। तो पहला एग्जाम्पल क्या बोला है? वर्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब परिवर्तन किस में हो रहा है? वर्त के क्षेत्रफल में। अब जैसे ही मैंने वर्त का क्षेत्रफल बोला है ना, आपके हाथों हाथ दिमाग में आ जाना चाहिए वर्त का क्षेत्रफल होता क्या। तब तो है पढ़ाई का मजा, वरना बातें कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है साहब। ठीक है, तो वर्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। परिवर्तन किसके सापेक्ष? इसका मतलब जो अवकलन करना है ना, वो r के सापेक्ष करना। अवकलन किसके सापेक्ष करना? जिसके साथ परिवर्तन होगा उसके सापेक्ष अवकलन। दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर क्या हो? 5 सेंटीमीटर। चलिए साहब, एकदम बढ़िया तरीके से एक एक चीज के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, आपको दिया गया है जो जो लिखा हुआ है ना, सारी बातें हम लिखेंगे। दिया गया है वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है साहब? 5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है। और वर्त के परिवर्तन की दर आपको क्षेत्रफल में ज्ञात करनी, तो आप लिखेंगे चूंकि वर्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। किसी लालो लाली को समस्या हो तो बोलो। अब जो आपको दोनों पक्षों का अवकलन करना है ना, वो सब आपको करना। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का r के सापेक्ष मैं इस चैप्टर को बहुत धीरे पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज के बेस पर चैप्टर है। भाषा बहुत ज़्यादा 6.2 और 6.3 के अंदर तो ज़्यादा भाषा लिखनी है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारी बात करनी है। तो आपको कैसे पता लगा सर आर के सापेक्ष? तो लिखा इसने त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करनी, परिवर्तन की दर। तो ध्यान दें सर, अब क्या? तो डी ए अपॉन डी आर आएगा या नहीं आएगा? भाई क्षेत्रफल परिवर्तन के डी ए अपॉन डी आर आएगा बराबर। पाई तो अचर का काम कर रहा है, डी अपॉन डी आर में आपको जो अवकलन करना है वो सब आर स्क्वायर का करना। मैं एकदम सही कह रहा हूँ? ठीक है सर। तो यहां से डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r। आर का वापिस आर स्क्वायर का क्या हो गया? 2r। अगर अभी हम आर का वापिस करते हैं, कोई समय के सापेक्ष करो, तो वापिस डी आर अपॉन डी टी होता है। ये धीरे धीरे चीजें आपके सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये काम तो हो गया। यहां तक थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं। तो डी ए अपॉन डी आर बराबर, इसको लिख सकता हूं 2 पाई आर। थोड़ा सा आगे पीछे लिखा, बाकी का काम मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आर का मान रखना है। आप लिखेंगे जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो आर का मान क्या हो? 5 सेंटीमीटर हो, तो डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई। कोई ये कही सर आपने पाई का मान 22/7 नहीं रखा? हम कभी नहीं रखेंगे पाई का मान, पूरे सवालों में पाई को पाई रखा गया, सेम ही रखें। और आर का मान कितना रख दिया हमने? 5। तो यहां से डी ए अपॉन डी आर बराबर गुणा करोगे तो उत्तर आ जाएगा 10 पाई। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। 10 पाई तो हो गया, लेकिन अब इसकी इकाई लिखनी। इकाई क्या आएगी? मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या नहीं। वर्त का क्षेत्र ये होता है, आर के सापेक्ष अवकलन किया, 2 पाई आर आए। आर की जगह 5 रखना, क्योंकि किताब 5 बोला, 10 पाई आए। अब इसकी इकाई जो होगी ना, वो इकाई होगी साहब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आपको सर ये कैसे पता लगा?
पहली बात तो इकाई सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल की इकाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और आयतन की होती है सेंटीमीटर क्यूब। ये तो 10वीं क्लास की बात है, समझ में है ना भाई। क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन की सेंटीमीटर क्यूब, या मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब एक ही बात होती। लेकिन त्रिज्या की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर आया। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया, उत्तर आया। तो आप एक लाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः वर्त का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। और बढ़ रहा है इसका मतलब बदल रहा है या आपको बढ़ रहा है, प्लस है तो प्लस ही है, ठीक है। और क्षेत्रफल वैसे भी माइनस में नहीं आता। आप उत्तरमाला चेक कर लें, आपको ये मिलेगा। अब किताब वाले का मैं कभी कुछ भी नहीं कहूँगा, वो आगे पीछे पता नहीं भाषा लिख ही नहीं रहा उसने, तो 4 लाइनों में भाषा के तौर पर। ये है सवाल करने का पैटर्न। तो पहला सवाल है, धीरे धीरे आप एग्जाम्पल समझते जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। 6.1 से सवाल ज़्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है 6.1 और 6.2, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता आपको जो बोला गया था, दिया गया वर्त की त्रिज्या दे दी और पूछा है वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन लाना है। तो वर्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल को ऐसे लिखा जाए पाई आर स्क्वायर होता है। अब दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन कैसे पता लगा, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा ना वो त्रिज्या के सापेक्ष करना है। इसका मतलब डी ए अपॉन डी आर। तो पाई तो अचर का काम कर रहा है, आर स्क्वायर का अवकलन क्या 2r हो गया, घात आगे आती है। आर स्क्वायर का अवकलन तो पता है 2 पाई आर है। और जब आर बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आर का मान 5 दे रखा है, तो 2 की जगह 2। आप कहेंगे सर पाई का मान 22/7, नहीं रखना साहब, नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, ठीक है। पाई को क्या रखना, पाई आर का मान रख दिया 5, 5 को 2 से गुणा किया 10 पाई। ये आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगी इसकी इकाई। हर सवाल के अंदर इकाई लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गलत है सवाल। 1 नंबर का यार आधा नंबर खा जाएगा आपका एग्जामिनर, ध्यान रखना। इकाई लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकाई कैसे पता लगा, ऊपर है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर। तो इकाई होगी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अतः वर्त का क्षेत्रफल 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। बात खत्म। ये है सब। बढ़िया तरीके से एक एक चीज को समझो, कोई डायग्राम नहीं बनाना, जो चीजें दे रखी उसको लिखें, अपने आप उत्तर आते जाएंगे, आप देखना। अभी 4 एग्जाम्पल तो इनके हैं, 2 एग्जाम्पल सीमांत आय और सीमांत लागत वाले हैं, वो भी कर लेंगे। और 18 सवाल है टोटल प्रश्नावली के अंदर। कितने सवाल हैं, 18। और 18 सवाल करने में आनंद आ जाएगा आपको। आप देखना कि मजा नहीं आ जाए आपको, इतना शानदार। केवल गुणा भाग है, जो चीज दे रखी उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है और काम होते जाएगा। आप कहेंगे सर चैप्टर बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप एक एक चीज को देखो, करो। कोई चीज समझ में नहीं आए पूछो, लिखो। लिखने का काम होता है बाद में, पहले समझने का। ये सारी चीजें इसके नीचे करनी, जो जो त्रिज्या दे रही वो लिखनी है, सारी चीजें मैंने आपके लिए लिख दी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से देख लो एग्जाम्पल नंबर 1 को। किसी प्रकार की कोई समस्या तो प्रत्येक लाल और लाली को और समझ में आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा काम करेंगे, पर्सन के हिसाब से चलेंगे ना काम, मैंने कहा ना पर्सन इंपॉर्टेंट है, आर के सापेक्ष क्यों किया, सारी चीजें, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से ये स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके लिख लो फटाफट। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके लिख लिया होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप कर लें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशंस। धीरे धीरे आ रही है, नई चीजें आती तो एक बार की थोड़ी सी मुश्किल लगती है, अवकलन में भी आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन अभी चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 को देखो, करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो आपको बताता हूं कि अगर आपको यूनिट का पता है ना कि पीछे इकाई क्या रखी है, तो आपको पता लगेगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे बढ़ रहा है। नीचे टी आएगा, आर आएगा, एक्स आएगा, सारी चीजें। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है यदि इसके कोर की लंबाई, कोर का मतलब होता है घन की भुजा, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पहली बात तो जो बातें आपको दी गई है वो पहले लिख दें आप लोग, ठीक है। वो बहुत जरूरी होता है कि आपको दिया गया लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे दिया गया है, इस बात को ध्यान रखना। एक तो घन का जो आयतन है, घन का आयतन
वो बदल रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो घन के आयतन को v से दर्शाया जाता है, तो dv अपॉन नीचे आएगा dt। आपको सर कैसे पता लगा dt आएगा? तो मैं कह रहा हूं इसमें जो परिवर्तन की दर हो रही है वो t के सापेक्ष हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला मैंने, क्यों? सेकंड आया, इसका मतलब t आएगा और बराबर में हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। हाँ जी सर, बोलो कोई समस्या हो तो। मुझे तो आप ये जवाब दे दो, कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात हमें समझ में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, घन का आयतन 9 सेंट पर सेकंड की दर से बढ़ रहा मतलब प्लस लेना, घट रहने का बोल देता माइनस। आयतन का मतलब होता है v, तो dv अपॉन dt। t का कैसे पता लगा सर? t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो मैंने बोला साहब s की वजह से, ठीक है। और एक दे रखा आपको घन की भुजा, क्या दे रखा है? घन की भुजा, जिसको आप a बोलते हैं, वो कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर। पहली बात तो आप यहां तक बताएं, कोई समस्या हो तो बोलो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि t के सापेक्ष, हमें अब पता लग गया जो परिवर्तन हो रहा है ना वो t के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि पहले वाले में तो r के सापेक्ष दे दिया, यहां ये कह रहा है कि t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सेकंड है और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन होता है, आयतन को v से दर्शाया जाता है। पहली बात तो साहब मैं एक काम करता हूं, जो मुझे निकालना है ना उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। मुझे बोला इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पहली बात तो जब पृष्ठ आया है ना तो आप ज्यादातर कंफ्यूज रहेंगे कि सर जो पृष्ठ है वो हम संपूर्ण लें या वक्र पृष्ठीय लें। तो मैंने आपको बोला था वक्र पृष्ठीय नाम दिया तो ही वक्र लेना, जब आपको पृष्ठ दे क्षेत्रफल दे तो आपको संपूर्ण ही समझना, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो आप लिखेंगे चूंकि, मैं साइड में यहां काम कर रहा हूं, चूंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। ये तो पक्की बात है ना, ठीक है सर। अब पता लग गया है कि t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का। मैं पहले कुछ भी आगे काम नहीं कर रहा हूं, मुझे जो जरूरत होगी मैं वो दिखाना चाह रहा हूं क्या चाहिए अपने को। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्षेत्रफल का अवकलन तो a से होता है, तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA अपॉन t के सापेक्ष dt बराबर 6 तो बाहर रह जाएगा, d अपॉन dt में आपको a स्क्वायर का अवकलन करना है। तो ध्यान दें सर, तो ये बनेगा dA अपॉन dt बराबर 6 की जगह 6, a स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2a। और बच्चे ज्यादातर गलती करेंगे यही छोड़ देंगे, लेकिन नहीं सर, अवकलन होगा dA अपॉन dt का वापिस। बात समझ में आई या नहीं आई? पहली बात तो ये बताओ, 6 की जगह 6, a स्क्वायर का अवकलन 2a, अरे 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर का अवकलन 2a, लेकिन a का वापिस t के सापेक्ष dA अपॉन dt करना पड़ेगा ये अवकलन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मुझे इसका उत्तर निकालना है तो dA अपॉन dt बराबर 6 गुणा 2 गुणा a का मान मेरे पास 10 है गुणा dA अपॉन dt नहीं। आप सोचो, देखो 6 की जगह 6, फिर गुणा 2, फिर गुणा a मतलब 10। मेन मुद्दा है कि मेरे पास dA अपॉन dt नहीं, ये कितना आएगा इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है कि मेरे को यहाँ कितना रखना चाहिए dA अपॉन dt, उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो वो वैल्यू यहां से आ जाएगी, वो वैल्यू मतलब इसका मतलब मैंने आपके लिए सवाल बना दिया साहब, सवाल ऐसा बना दिया है कि आपके पास एक फिक्स पैटर्न हो गया कि आप यहां से सीधा मैं डायरेक्ट वहां पहुंचा हूं। ध्यान रखना, यहां से कहां पहुंच गया होगा कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको परिवर्तन की दर निकालनी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण लेना। t के सापेक्ष अवकलन क्यों किया? क्योंकि ये सेकंड है, तो सेकंड का मतलब t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ये बात आपको पता करनी पड़ेगी, हर सवाल के अंदर समझाऊंगा, नो टेंशन हुआ। परिवर्तन किया तो क्षेत्रफल तो a से लिखा जाता है dA अपॉन dt, 6 की जगह 6, a स्क्वायर का अवकलन 2a, लेकिन a का वापस t के सापेक्ष dA अपॉन dt, तो a का वापस dA अपॉन dt, तो 6 की जगह 6, गुणा की जगह गुणा, 2 की जगह 2, a मतलब घन की भुजा, घन की भुजा कितनी 10 गुणा। अगर मेरे को ये मिल जाए, किसी भी कंडीशन में मेरे को dA अपॉन dt मिल जाए, तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा जो मेरे से पूछा गया था। समझ में आ गई बात? ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे।
अब आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि घन का आयतन V बराबर होता है भुजा Q। कोई शर्म नहीं है इसमें, पक्की याद है? ठीक है सर। T के सापेक्ष अवकलन करो इसका। किसके सापेक्ष अवकलन करो? T के सापेक्ष, क्योंकि T पता लग गया। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का T के सापेक्ष। दोनों पक्षों का T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो V का अवकलन तो क्या हो जाएगा? अरे V का अवकलन क्या हो जाएगा? dV अपॉन dt। a क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर, लेकिन a का वापिस d अपॉन dt। बोलो सर, t के सापेक्ष क्या? तो a क्यूब का अवकलन 3a स्क्वायर और a का वापिस d अपॉन dt। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे d अपॉन dt चाहिए और d अपॉन dt इधर साइड में आ गया। ठीक है सर। ये क्या सर, इसकी वैल्यू कितनी है? मैं कहूंगा सर dv अपॉन dt जो है ना वो आपको 9 दे रखा है। अरे परिवर्तन की दर ये रही। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं। और dv अपॉन dt की वैल्यू है आपके पास 9 बराबर 3 गुणा a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और गुणा da अपॉन dt। बोलो सर, ये बात तो होगी। ठीक है सर। अब आप ध्यान देंगे तो आपको ये लगेगा सर कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इधर, बाकी तो समझना। 9 की जगह 9 बराबर 3 गुणा 10 का स्क्वायर 100 गुणा da अपॉन dt। तो मैं पहले ये लिख देता हूं 300 गुणा da अपॉन dt बराबर 9। सही है ना? और यहां से अगर मैं da अपॉन dt निकालता हूं तो 9 बटा क्या लिख देता हूं? 300। 9 बटा क्या लिख देता हूं आपके लिए? 300 लिख देता हूं। बोलो सब, पहली बात यहां मैं कोई कांड छांड नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में कर दूंगा। वैसे भी इधर आगे जो आएगा गुणा भाग हो ही रहा है उसके अंदर, तो ज्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं। हमने क्या किया कि घन का आयतन ये होता है, तो दोनों का t के सापेक्ष अवकलन किया, तो v का अवकलन dv अपॉन dt, a क्यूब का अवकलन 3a स्क्वायर और a का वापस d अपॉन dt। और मेरी नजर है इसके ऊपर d अपॉन dt, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं अगर मुझे d अपॉन dt मिल जाए और मैं अगर यहां रख दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा जो मुझे पूछा गया। ठीक है, तो इसका उत्तर 9 है, दे रखा है। यूनिट नहीं लेंगे, यूनिट लास्ट के अंदर वहां। और a 3 की जगह 3, a का मतलब 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 100 को 3 से गुणा के 300 गुणा वाला भाग में चला गया, वो मान यहां रख दो। ये मान अगर आप यहां रखेंगे 9/300। सही बात है ना? अरे बोलो सर, पक्की बात, कोई समस्या नहीं। मैं उस चीज के पहुंचने के लिए पहले ये काम मैंने किया। अब ध्यान दें, तो पहली बात तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 10 बार। तो मैं यहां से अगर da अपॉन dt की बात करूं तो 6 को 2 से गुणा करोगे 12, 12 को 3 से गुणा करोगे 36 बटा में क्या आ जाएगा 10। तो यहां से आप लिखेंगे सर da अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी, भाग लगाओगे तो 3.6। क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस समय की इकाई हो जाएगी सेकंड। एक लाजवाब सा सवाल आया। आपको सारे के सारे सवाल आगे अभी ऐसे में, अभी अतेवाल लाइन लिखनी मैं लिख रहा हूं, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, वो मैं भी लिख दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। पहले तो आप यहां तक समझो। ठीक है, मैं लिख देता हूं अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्लस का मतलब बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? दर से बढ़ रहा है। बोलो सर, कोई समस्या किसी लाल और लाली को हो तो कि ये बात समझ में नहीं आई? बातें आपको थोड़ी सी नई चीजें आई है तो आपको समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। रही बात, मैं आपको बता दूं कि
एक घन का आयतन दे रखा था 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो घन के आयतन का मतलब होता है डीवी, और dt क्यों आया, क्योंकि सेकंड का मतलब होता है t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, ये लिख दिया। घन की भुजा ये दे रखी, मैंने ये काम बाद में किया, पहले मैं पहुंचा कि मुझे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब जब वक्र नाम नहीं दे तब तक पृष्ठीय लेना, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, t के सापेक्ष अवकलन किया, क्योंकि पूरा परिवर्तन सेम समान ही होता है, यहाँ t हो रहा तो वहां पर भी t होगा, कोई नई चीज वहां नहीं आएगी। t के सापेक्ष किया तो a का तो हो गया क्षेत्रफल का मतलब d/dt, 6 की जगह a स्क्वायर का अवकलन 2 है, और a का वापिस d/dt, तो 6 की जगह 6, 2 की जगह 2, a की जगह 10। अब मुझे एक्चुअल में मान चाहिए d/dt, तो मेरे पास d/dt पूरे पर्सन के अंदर है ही नहीं, तो मेरे पास एक चीज है कि घन का आयतन परिवर्तन हो रहा है, मैंने लिया घन का आयतन ये होता है, t के सापेक्ष अवकलन किया, गुणा भाग करता गया, d/dt की वैल्यू 9/300 आई। कैलकुलेशन आप इसको करेंगे 3 बटा लिखेंगे तो भी 3 से काट के 100 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, वो तो आगे भी कट जाएगा, ये हमने लिया। यहाँ इकाई लेने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर पर सेकंड मत लो भले। लास्ट की इकाई पूछी गई, यहाँ मान रखा, गुणा भाग किया 36/10, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को इस 3 से किया, ध्यान कर 36/10, 36/10 का मतलब 3.6। अब इकाई है तो क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर, समय की सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के दर से बढ़ रहा है, और ये आपसे पूछा गया। ये है साहब आपके एग्जाम्पल नंबर 2 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। आपको नई चीजें लगेगी, लेकिन मैंने आपको खूब सारी चीजें समझाई कि आपको करना क्या है एक्चुअल के अंदर, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम तो कुछ होगा नहीं सर। आप ये सोच लें, तो बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करें, चाहे स्क्रीनशॉट लें। मैं किताब वाले की तरह नहीं चल रहा हूँ, किताब वाला तो भगवान जाने इतना शॉर्टकट काम क्यों करवाता है, फटाफट में काम किया जा रहा है। इतनी भाषा जब तक आप नहीं लिखेंगे ना, आपको थोड़े दिनों बाद में ये सवाल ऐसे लगेंगे, सर चल क्या रहा है दुनिया में, कौन से सवाल आ गए, कौन सी दुनिया चेंज होगी हमारा है। हम तो सोच रहे थे समाकलन हार्ड है, ये तो उससे भी हार्ड हो रहा है। हम तो सोच रहे छोड़ दो आगे वो पढ़ लेते हैं, ये तो सिंपल ही होगा। नहीं है भाई, भाषा के ऊपर रहना पड़ेगा। कम से कम ये सोचो, आपने टी के सापेक्ष अवकलन तो पहचाना, टी के सापेक्ष हो रहा है, ये सेकंड हैंड मैंने बताई आपको वहां पर पहले, वरना नहीं होगा ऐसे। ऐसे आप कोई हवाबाजी में काम नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है सर चल रहा है, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। काम काम के हिसाब से होता है कि काम तो करना पड़ेगा, है ना। हवाबाजी में कभी भी काम नहीं होता है। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज पहले ये लिखनी है, इसके नीचे ये पूरा ये लिखना नीचे, फिर लास्ट के अंदर ये लिखना। मैं पहले हमेशा जिस चीज को चाहिए होगी ना उसके ऊपर जाऊंगा, फिर बाद में मेरे को एक बात बताओ ना, जब मैंने इसको सवाल को शुरू किया तो मेरे पास एक तरीका बन गया कि मुझे d/dt चाहिए। अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो इसके बिना काम अधूरा है, ये सवाल ही अधूरा, पूरा उदाहरण ही अधूरा। तो मैंने एक d/dt को एक फोकस कर लिया कि मुझे d/dt चाहिए, और मैं घन की भुजा, घन के आयतन में गया, काम करता गया, उत्तर आ गया। तरीका होता है काम करने का, सवाल करने का, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आई या नहीं आई, प्रत्येक लालो लाली को टाइम लग रहा है, मेरे को पता है टाइम खूब लगेगा, और टाइम लगाना है मेरे को, मुझे टेंशन ही नहीं है टाइम की। 1 घंटे वाली क्लास 1 घंटे 20 मिनट तक चले, 1.5 घंटे वाली क्लास 2 घंटे तक चले, लेकिन समझना है। अगर यहां चीजें नहीं समझाई ना, फिर फटाफट में हवाबाजी कर दी, रिवीजन कर लेंगे, ये कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है साहब रिवीजन का। सारी की सारी ऐसी बातें, फालतू की बातें कि आप रिवीजन कर लोगे। एक बार जो सिलेबस होता है वही ढंग का होता है। रिवीजन में तो आपको एक ऊपर ऊपर से, रिवीजन किन बच्चों का होता है जिनको सिलेबस आता है, आप सोच के देखिए थोड़ा सा। अगर जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको रिवीजन कैसे समझ में आएगा साहब। एक तो एक सिलेबस में 6 महीने लगते हैं, और 1-1.5 महीने के अंदर आपको 30-35 दिनों में, 40 दिनों में, 60 दिनों में, 2 महीने के अंदर आपको रिवीजन करवाया जाता है, कैसे हो जाएगा। एक तो 6 महीने सिलेबस समझाएगा, एक 2 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। तो फर्क तो है, कहीं ना कहीं तो चीजें समझे कि आपको समझना पड़ेगा साहब एक्चुअल में काम कैसे चल रहा है, और काम एकदम धीरे धीरे होगा। भले मेरे को पता है टाइम मैं खूब लेता हूँ, मेरे आदत ही ऐसी है, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से चीज़ें करवाता हूँ, एक एक लिखता हूँ वर्ड की, टाइम हर चीज़ में थोड़ा सा बीच में मोटिवेशन, थोड़ी सी बातें वगैरह, बोर नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, उसमें हंसी मजाक की बात ही नहीं आती, चुपचाप आप बैठे हो तो फिर घुटन ही घुटन होगी अंदर की तरफ। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप इसको लिखें, एकदम समझें, एक एक चीज़ लिख दी गई। और किताब वाले की तरह अगर करना होता तो भगवान जाने क्या है लिखा है ना, उसने x सर माना, आप a मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 का आपके सामने सॉल्यूशंस तैयार है, इसको लिख लें, कर लें, समझ लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके जैसे भी है। तो अगली स्लाइड में मैं आपको करवा दूं एग्जाम्पल नंबर 3, तब तक आप इसको देखो। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में बोला गया है एक स्थिर झील। स्थिर झील का मतलब कोई पानी, झील का मतलब समझते हैं ना, पानी स्थिर है, मतलब बह नहीं रहा, एकदम रुका हुआ पानी। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। अब एक बात बताओ, कोई पानी है, पानी के अंदर आप पत्थर फेंको, अब बताओ कुछ तरंगे बने, कुछ वर्ताकार भाग बनेगा।
कोई पानी है, पानी के अंदर आप पत्थर फेंको जोर से, एक वर्ताकार तरंगे बनेंगे, ऐसे वर्त बनेगा पूरा। इसका मतलब वर्त के बारे में बात चल रही। एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती। तरंग ऐसे तो चलेगी, तो तरंगे वो वर्त की त्रिज्या है, ध्यान रखना। पहली बात तो आपको दे रखा है त्रिज्या में परिवर्तन की दर। त्रिज्या में परिवर्तन की दर वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पता त्रिज्या में परिवर्तन की दर का मतलब हो जाएगा dr/dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको सर ऐसे कैसे, त्रिज्या का मतलब r में परिवर्तन, dt क्यों आया, क्योंकि सेकेंड है। इस बात को ध्यान रखना, यहां तक दिक्कत नहीं, आगे समझो। वर्त की त्रिज्या दे रखी है आपको, साथ साथ में काम और लिख दो। वर्त की त्रिज्या r बराबर वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है साहब, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर t के सापेक्ष ज्ञात करनी। t लगी, आप लिखेंगे चूंकि वर्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। ये होता है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो a का अवकलन तो t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dA/dt बराबर पाई की जगह पाई, r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r, लेकिन वापिस होगा dr/dt। क्या साहब आपको ये बात समझ में आ गई? पहले तो a का अवकलन dA/dt t के सापेक्ष पता लग गया, क्योंकि सेकंड इसका मतलब t के सापेक्ष, पाई की जगह पाई, r स्क्वायर का अवकलन 2r, घात आगे आएगी। ठीक है, और r का वापस अवकलन dr/dt। सारी वैल्यू आपके पास मौजूद है, सारी वैल्यू आप रख दो, गुणा भाग करेंगे तो उत्तर भी आ जाएगा। देखो पहले मैं 2 लिख देता हूं, फिर मैं पाई लिख देता हूं, 2 लिख दिया, पाई लिख दिया, r का कितना है 10 गुणा, और ये कितना है 4। समझ गए ना आप लोग? देखो 2 पहले लिख दिया, फिर पाई लिख दिया, r का मान 10 है, dr/dt, यार dr/dt की वैल्यू 4। सॉल्यूशंस करेंगे तो dA/dt की वैल्यू आ जाएगी 80 पाई। सही है, 20 को 4 से गुणा करोगे 80, और क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय की होती है सेकेंड। ये लो सा प्रश्न का उत्तर ही आ गया आपके पास। एक लाइन है आते वाले लिख दें, अतः वर्त का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की तेजी से बदल रहा है। ये लो सर, सिंपल सा ही सवाल है, ज्यादा कोई मुश्किल वाला काम नहीं था, ये तो बहुत इजी सवाल आ गया कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर, वो तरंगे होती है ना, वो त्रिज्या ही होती है, क्योंकि वैसे क्षेत्रफल तो नहीं, सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या की बात चल रही। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt, सेकंड को देखकर t के सापेक्ष, हमें पता लग गया पूरे का जो परिवर्तन हो रहा है ना वो t के सापेक्ष है। ये समझना जरूरी है, t के सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, r के सापेक्ष हो रहा है, वो समझना जरूरी। तो ये लिखा वर्त की त्रिज्या ये। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो वर्त का क्षेत्रफल ये होता है दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये लिखा a का अवकलन dA/dt t के सापेक्ष, पाई की जगह पाई, r स्क्वायर का अवकलन 2r, और r का वापिस dr/dt। 2 को पहले लिखा, फिर पाई लिखा, r का मान कितना है 10 गुणा dr/dt कितना 4, गुणा भाग किया 80 पाई। अब यूनिट लगाने की बात आती है तो क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में बात चल रही, मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, और dt सेकंड में। अतः वर्त का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से, की तेजी से बदल रहा है, दर से बदल रहा है, कोई ज्यादा इतना मुश्किल काम है नहीं। तो उम्मीद है ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, ज्यादा आपको परेशानी हुई नहीं।
एकदम आराम से आ गया। 3 एग्जाम्पल अभी और बचे हुए। एग्जाम्पल नंबर 4 है इसके बाद, वो आयत वाला है। फिर सीमांत आई और सीमांत लागत और सीमांत आई के 2 एग्जाम्पल जो हमने बातें की थी उनको करते हैं। और आज की क्लास में एग्जाम्पल पूरे के पूरे ही करेंगे ताकि आपके लिए भी काम बढ़िया तरीके से हो जाए कि आपको कम से कम सोचो से एक्चुअल में चल कैसे रहा काम। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसको आराम से नोट करो, एक एक चीज लिखो, ज्यादा कोई मुश्किल वाला काम आपके लिए है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन आ गया और सिंपल ही है ना, ये तो कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं। तो बढ़िया तरीके से इसको देखो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना। क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई को x बोल दिया। हम हर बार लंबाई को l बोलते हैं, चौड़ाई को b बोलते हैं 10वीं तक। इसने पहले ही बोल दिया कि आपको लंबाई को क्या मानना, x। किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट का मतलब परिवर्तन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। बात समझे या नहीं समझे, परिवर्तन t के सापेक्ष की दर से घट रही है। घटने का मतलब ये प्लस में नहीं है माइनस में। यही तो ख्याल है इस चैप्टर का, क्योंकि मैंने बोला था राशियों के परिवर्तन की दर जब समझाया था, घट रही इसका मतलब ये प्लस का नहीं। देखो दिया इसने प्लस है लेकिन इसको लेना माइनस में, बच्चे ज्यादातर प्लस ले लेते हैं जल्दबाजी में। तो ये -3 सेंटीमीटर पर मिनट है, ध्यान रखना। और चौड़ाई को y बोल दिया, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर ही है ना, हाँ 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही। हाँ ठीक है, ये तो प्लस में है। जब x बराबर लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी। पहली बात तो जो आपको बातें दे रखी उनको लिखें सब, तो वो लिखता हूं मैं पहले, फिर बाकी की बात बहुत सिंपल बातें हैं इसके अंदर। तो दिए गए में आपको एक तो आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई x बराबर कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जो बातें दे रखी वो मैं लिख रहा हूँ सारी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि लंबाई को इसने x ही बोला। और एक दे रखा है आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को इसने y बोला है और y इसने दिया है 6 सेंटीमीटर। अब जो लंबाई में परिवर्तन की दर है वो है dx अपॉन dt, t के सापेक्ष है, वो 3 नहीं होकर -3 सेंटीमीटर पर मिनट आपको दे रखा है। और dy बाई dt बराबर वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। पहली बात तो आप यहां तक समझने सा, आयत की लंबाई को इसने x बोला और चौड़ाई को y बोला, तो लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। लंबाई में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष, मिनट का मतलब t के सापेक्ष, लंबाई में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष घट रही है, इसका मतलब -3 सेंटीमीटर में, माइनस घटने का मतलब माइनस, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। और बढ़ रही है इसका मतलब dy अपॉन dt ये हो गया। पहला सवाल आपसे पूछा गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको आयत के परिमाप में पूछा गया, आप लिखेंगे चूंकि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र तो लिखवाया था ना इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है सर। और परिमाप को किससे दर्शाने के लिए मैंने बोला था आपको, p से दर्शाने के लिए बोला था। किससे पर दर्शाने के लिए, p से, बराबर 2 की जगह 2, लंबाई को इसने बोला है आप x लो प्लस चौड़ाई को आप क्या लो, y। पहली बात तो साहब आप यहां तक बोलो, कोई समस्या क्या। अब मैं पूरा नहीं लिखकर, अब मैं शॉर्टकट में वो नाम लिखना हूँ, t के सापेक्ष मुझे करना है, तो अब मैं शॉर्टकट में चलने वाला हूँ क्योंकि इतनी देर मैंने बता दी। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष आप इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो p का अवकलन तो हो जाएगा dp अपॉन dt, 2 की जगह 2, x का अवकलन t के सापेक्ष dx अपॉन dt प्लस y का अवकलन t के सापेक्ष dy बाई dt। हाँ जी सर, बात समझ में आई आपको क्या। भाई आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, परिमाप को p से, पेरीमीटर होता है p से, लिखवाया मैंने। 2 की जगह 2, लंबाई इसने बोला x लो, चौड़ाई इसने y बोला। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t,
टी के सापेक्ष अवकलन करना, कैसे पता लगा सर, मिनट है इसका मतलब टी के सापेक्ष है, तो पी का अवकलन टी के सापेक्ष dp अपॉन dt, दो की जगह दो, x का अवकलन टी के सापेक्ष dx अपॉन dt, y का अवकलन dy अपॉन dt। सारे मान आपके पास पड़े, वैल्यू रख दो, उत्तर आ जाएंगे। तो dp अपॉन dt बराबर दो की जगह दो, dx अपॉन dt की वैल्यू है -3 प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू है 2। तो मैं यहां से कह सकता हूं साहब dy अपॉन dt बराबर 2 गुणा -1, सही बात है ना। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt बराबर -2। और अरे y कहां से आ गया भाई, p है भाई p, और परिमाप की इकाई हमेशा सेंटीमीटर होती है, और t की आपको इकाई इस बार मिनट दे रखी, सेकंड नहीं दे रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी दो। अब माइनस आने का मतलब परिमाप बढ़ नहीं रहा, परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप लिखेंगे अतः आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, माइनस नहीं लिखना, उत्तर में प्लस ही लिखना, ध्यान रखना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। हाँ जी सर, माइनस आने का मतलब माइनस उत्तर में प्लस लिखा जाएगा, परिमाप प्लस में होता है, परिमाप से तो सारे प्लस में होते हैं। माइनस आने का मतलब है आपको घटने का बोला, प्लस आने का मतलब बढ़ रहा है, भाई ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब बढ़ रहा है, घटने का मतलब ग्राफ घट रहा है। तो ये आया, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या नहीं। अतः आयत का परिमाप यही है, आप उत्तरमाला चेक कर लें, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, सेम टू सेम ही उत्तर है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, माइनस का मतलब घट रहा है। पहली बात तो ये बताओ आपको ये पहला सवाल समझ में आया या नहीं आया। दूसरे सवाल में अभी क्षेत्रफल है, तो आप लिखेंगे दूसरा बी लगाकर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। सही बात है, बिल्कुल सही। तो साहब क्षेत्रफल को ए से लिख दो, लंबाई को इसने बोला है x और चौड़ाई को इसने बोला है y। अब आपको अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो क्षेत्रफल का अवकलन तो t के सापेक्ष हो जाएगा dA अपॉन dt, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ u गुणा v रहेगा, तो x एज इट इज y का अवकलन dy बाई dt प्लस y एज इट इज और x का अवकलन dx अपॉन dt। ध्यान दिया है, x की जगह x, y का अवकलन dy बाई dt प्लस y एज इट इज x का अवकलन dx अपॉन dt। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? u गुणा v लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे हम बढ़ेंगे तो ये आएगा dA अपॉन dt बराबर x का मान आपके पास है, x का मान कितना है 10, कितना है साहब 10 गुणा dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, dy बाई dt की वैल्यू है 2, ये लो साहब 2 प्लस y का मान कितना है 6, जो जो मान थे वो रख रहा हूं, और dx अपॉन dt है -3। हो गया यहां तक? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप लिखेंगे dA अपॉन dt बराबर गुणा करो 20 और 6 को -3 से गुणा करोगे तो -18, तो dA अपॉन dt बराबर कितना बचेगा, ये 2। मेरे हिसाब से ये उत्तर है, मैं चेक तो कर ही लेता हूं तो भी आराम से, बिल्कुल साहब 2 ही है। ठीक है, ये हो गया। और क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और समय की इकाई इस बार आपको मिनट दे रखी। तो ये लो सर, ये इस सवाल का आगे आपके पास उत्तर, मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, नो टेंशन रहो आप लोग, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मैं पहले पूरी बात लिख दूं आपके लिए अत्ते वाली, फिर बात करें। अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है।
मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी लिखी गई जो आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये 4 बातें समझना जरूरी है, जो दिया गया आपके लिए लिखा गया है कि आयत की लंबाई इसने बोला x है और वो 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आयत की चौड़ाई को आप y मानो, वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। लंबाई में समय के सापेक्ष परिवर्तन के साथ dx अपॉन dt दिया तो इसने 3 है, लेकिन आगे वर्ड बोल दिया घट रही, घटने का मतलब माइनस, और जो चौड़ाई है वो dy अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो ये बढ़ाने का हुआ। फिर बोला परिमाप में परिवर्तन की दर, तो आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप को p से लिखा जाता है, 2 की जगह 2, लंबाई को x लिख दिया, चौड़ाई को y लिख दी। t के सापेक्ष परिवर्तन की दर करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन भी करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन कर, p का हो गया dp अपॉन डी, 2 की जगह 2, x का dx अपॉन dt, y का dy अपॉन dt, 2 की जगह 2, dx अपॉन dt -3 है, dy अपॉन dt +2 है, -3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 को 2 से गुणा करोगे तो -2। परिमाप की इकाई सेंटीमीटर होती है, टी की इकाई मिनट होती है। अतः आयत का परिमाप, ये माइनस नहीं लिया जाएगा, परिमाप और क्षेत्रफल आयतन का भी माइनस में नहीं होता। ये माइनस ये कह रहा है कि घट रहा है, प्लस ये कह रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि ये माइनस कह रहा था ना घट रहा है, इधर बोल रहा है घट रहा है। तो अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, माइनस हटा दिया, घटने, माइनस का मतलब हमने घटना नाम लिख दी। फिर बोला क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल को a से लिख दिया, लंबाई x है, चौड़ाई y है। x t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dt, u गुणा v, u एज इट इज, v का अवकलन प्लस v एज इट इज, u का अवकलन। x का मान 10, dy अपॉन dt 2, y का मान 6, dx अपॉन dt -3, 20 -18 2। क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर, t की इकाई मिनट। अतः आयत का क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, प्लस आने का मतलब बढ़ रहा है, माइनस आने का मतलब घट रहा है। कितना लाजवाब तरीके से आपको ये बताया गया। पहली बात तो ये बताओ, आपको ऐसी कोई चीज जो मेरे लालो लालियों को समझ में नहीं आई कि सर ये नहीं, ये पल्ले नहीं पड़ी हमारे, आप क्या कह रहे थे? सिंपल सा ही काम हुआ अभी तक तो। बोलो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से पोज करके लिख लो, किताब से ढंग के ही करवाए और एकदम लैंग्वेज एक एक लिख के बताई गई आपको, एक एक लैंग्वेज लिखी मैंने कंप्लीट, और कोई डाउट नहीं इस प्रकार का। माइनस का मतलब घटने का होता, माइनस हटाया मैंने, यहाँ माइनस मत लिख दें, परिमाप पर कोई माइनस में नहीं होता कभी भी क्षेत्रफल है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4। अब 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, सीमांत लागत और सीमांत आय के। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में हमें 2 बातें करनी, वो हो जाएगी, ज़्यादा कोई ऐसा माता बच्ची वाला काम है नहीं जो आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को लिख लो, बढ़िया तरीके से एक कंसेप्ट को क्लियर कर लो, कोई समस्या वाला ज़्यादा काम है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने 2 बार समझा दिया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस भी, आज की जो क्लास है ना एग्जाम्पल की, वो शुरुआत के 6 सवालों की वापस क्लास है एज इट इज, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप ये देखो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो करते हैं आपके उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में बोला गया है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में, cx बराबर 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात करना। आगे बात सीमांत लागत की, जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, 3 इकाई का मतलब x का मान कितना रखना, 3 रखना। पहली बात तो आपके सामने cx का मान आपको दे रखा है, किसका मान आपको दे रखा है, cx का मान दे रखा है, और वो मान है 0.005 x क्यूब माइनस का 0.2 x स्क्वायर प्लस का है 30x और प्लस का है 5000। पहली बात तो x के सापेक्ष अवकलन होता है इसके अंदर, ये तो आपको बता रखा है मैंने। और अब आप लिखेंगे चूंकि आपको सीमांत लागत ज्ञात करनी, तो आप लिखेंगे चूंकि सीमांत लागत बराबर, सीमांत लागत को लिखने का तरीका होता है MC से, ध्यान रखना, और MC का मतलब होता है DC अपॉन DX। बोलो सर, ये बात क्या आपको बताई गई है क्या मैंने आपको ये सूत्र बताया है कि MC बराबर DX अपॉन क्या होता है, DC अपॉन क्या होता है, DX होता है, ठीक है साहब, बिल्कुल। और अगर आप DC अपॉन DX निकालेंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि D अपॉन DX, C का मतलब इसका अवकलन करना, किसका अवकलन, 0.005 x क्यूब माइनस का 0.02 x स्क्वायर प्लस का 30x
और प्लस का 5000। सही बात है साहब, बिल्कुल। तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, तो डी सी अपॉन डी एक्स बराबर सीमांत लागत आ रही है, ठीक है, अवकलन 0.005 एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 30x का अवकलन 30 और प्लस में 5000 का 0। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो डी सी अपॉन डी एक्स बराबर गुणा भाग करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 0.4x प्लस का 30। यहां तक देखो सब 0.4 है या 0 पॉइंट सॉरी भाई, 0 और है ना इसमें, तो 0.04x, ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको x का मान रखना है इसके अंदर, तो आप लिखेंगे जब x बराबर 3 हो तो, अरे 3 इकाई का बोला गया, ध्यान रखना, तो 3 रख रहा हूं मैं आपके सामने, तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स बराबर 0.015 गुणा x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 गुणा x की जगह 3 और प्लस में 30। तो डी सी अपॉन डी एक्स बराबर 0.015 गुणा 3 का स्क्वायर 9 माइनस इनको गुणा करवा दो तो 4 3 12, तो 0.12 और प्लस का क्या हो जाएगा 30। उम्मीद है कोई समस्या वाली बात है नहीं। आगे सॉल्यूशंस करेंगे तो डी सी अपॉन डी एक्स बराबर इनको गुणा करो, इनको 15 को 9 से गुणा करते हो तो आपके पास कितना आता है 135 आता है क्या, तो ये हो जाएगा 0.135, ठीक है, और माइनस हो गया 0.12 और प्लस का हो जाएगा 30। देखो साहब एक बार, ये है क्या, बिल्कुल यही बात चल रही। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हम करते हैं, तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें से ये माइनस करो तो इसमें से ये माइनस करोगे तो बचेगा क्या 0.5 में से 2 जाएगा तो 3, 13 में से 1 जाएगा तो 12, ये आपके पास बचेगा और प्लस का बच जाएगा 30, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि डी सी अपॉन डी एक्स बराबर 30.123। गलत कर दिया क्या, हमने गलत कर दिया शायद, पॉइंट के नीचे ये घटाएंगे तो 0.135 में से 0.1 ये जाएगा तो 5 1 0, ये 0 पॉइंट ये बचेगा भाई, है ना, 1 मिनट गलती होगी 015, ठीक है, माइनस थोड़ा सा हल्का फुल्का फटाफट में गलती कर दी, ये हो गया। और इसको लिखने का तरीका फिर ये हो जाएगा 015। इसको अगर मैं लगभग लिखूं ना तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि डी सी अपॉन डी एक्स, सन्निकट वाले रूल काम आते हैं, तो आप अगर ये सोचेंगे तो ये 30 पॉइंट, 1 के बाद 5 है तो 1 को आगे बढ़ा दो 0.2, ये आपके पास इसका उत्तर आ गया। गुणा भाग है, बाकी कोई नया काम नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है। कोई नया काम हो तो बोलोगे सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः सीमांत लागत 30.02 रुपए होगी। हाँ जी सर, अब प्रति इकाई आप समझ लेना, प्रति इकाई RS में ही है, तो ये है आपके पास रुपए, लगभग है ये 0.0, बाकी ये उत्तर, इसको लगभग ये लिख दिया, ठीक है। तो पहली बात तो मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर लग रहा है ये सवाल बहुत मुश्किल है तो ऐसा कुछ भी नहीं। सवाल में हुआ क्या है कि आपको सीमांत लागत पूछी गई, सीमांत लागत का मतलब होता है MC, MC का मतलब डी सी अपॉन डी एक्स, इस CX का x के सापेक्ष अवकलन किया, गुणा किया, x बराबर 3 क्योंकि 3 इकाई उत्पादित की जाती, गुणा भाग करते गए, ये उत्तर आ गया। मुश्किल काम नहीं मैंने किया कुछ भी, CX का x के सापेक्ष अवकलन किया,
गुणा भाग किया, x बराबर 3 रखा क्योंकि 3 इकाई दे रखा, गुणा भाग पूरा करता गया लास्ट के अंदर। हाँ ये जरूर है 0.15 का मतलब 0.02 लिख दिया, एक ही बात। और रुपए में आएगी लागत वैसे भी हमेशा। तो उम्मीद है मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या है नहीं आपको। उदाहरण नंबर 5 भी हमने बेहतरीन तरीके से कर लिया। एक उदाहरण और बचा 6, वो है आपके सीमांत लागत नहीं होगा, सीमांत आय का है। तो वहाँ इतना ही फर्क है, MR बराबर DR/DX, बाकी सेम पैटर्न है पूरा। उसके गुणा भाग इतने बड़े नहीं है क्योंकि इसमें थोड़े पॉइंट के आगे तो हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे हो, बाकी मुश्किल है नहीं का। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एग्जाम्पल नंबर 5 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं साइड में खड़ा हूँ, बात भी आपसे कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, चाहे स्क्रीनशॉट लें, चाहे कुछ भी करें, अब इसको काम करना है आपको इसके प्रति। गुणा भाग है, पॉइंट वाले गुणा भाग आपको 12th क्लास में बच्चे बैठे हो मैथमेटिक्स से, तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल काम हमने नहीं किया कि अवकलन करना है, C' निकाला, एक्चुअल में CX का अवकलन C' होता है, तो ये हमने कर दी। तो उम्मीद है रुपए में लिखना होता है, लागत हमेशा। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एग्जाम्पल नंबर 5 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल आज की क्लास का और बचा हुआ है, वो है एग्जाम्पल नंबर 6, उसको करते हैं अगली स्लाइड में। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में बोला गया किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय। अब कुल उत्पादन होता है तो आपको पता सीमांत लागत होती, और विक्रय की बात होती है तो वहां होता है सीमांत आय। ये बात बता रखी मैंने। विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में RX बराबर, RX का मतलब सीमांत आय से प्रदत्त है जब x बराबर 5 हो तो सीमा याद आपको ज्ञात करनी। कोई मुश्किल काम नहीं है साहब, बहुत इजी काम इसने दे दिया है कि आपको RX का मान आपको दे दिया। RX का मान हो गया है कि 3x² प्लस का 36x प्लस का 5। एज इट इज पहले वाला सवाल है, लेकिन इस बार पॉइंट वाले गुणा भाग नहीं, गुणा भाग बहुत सिंपल है। तो आप लिखेंगे चूंकि सीमांत आय, जिसको आप MR से लिखते हो, और सूत्र बताया था DR/DX। इस R का किसके सापेक्ष अवकलन कर दो सर? X के सापेक्ष आप अवकलन कर दो। चलिए सर, बराबर D/DX। R की वैल्यू है आपके पास 3x² प्लस का 36x प्लस का 5। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि DR/DX बराबर 6x प्लस का 36। बोलो साहब क्या ख्याल है? घात आगे आई तो 3 से गुणा हो गए 6x, और 36 में x का अवकलन 1 हो गया और 5 का अवकलन 0। तो ये आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और जब आप लिखेंगे x का मान भी रखना है, आप लिखेंगे जब x बराबर 5 हो तो, x का मान कितना हो आपके पास 5 हो तो आप लिखेंगे साहब DR/DX बराबर 6 गुणा x की जगह 5 प्लस का 36। तो DR/DX बराबर ये हो गया 30, ये हो गया 36। तो DR/DX बराबर 66। कितना आ गया साहब आपके पास? 66 आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः सीमांत आय 66 रुपये होगी। प्रति इकाई की बात है, ध्यान रखना ना, मैं प्रति इकाई नहीं लिखा, 66 रुपये होगी। ये लो सर 6.1 के उदाहरण खत्म। किसी भी लाल और लाली को कोई समस्या हो तो बोलो। टाइम जरूर लगा है, लेकिन हमने एक एक चीज का कंसेप्ट क्लियर किया। यहाँ सीमांत आय की बात थी तो R का x के सापेक्ष अवकलन, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। x का मान गुणा भाग किया, 66 आ गया। सीमांत आय 66 रुपये होगी। ठीक है साहब, बिल्कुल समझ में आ गई ना बात? बोलो साहब कोई समस्या किसी प्रकार की लाल और लाली को कि सर 6.1 में ये बातें समझ में नहीं। मेन है लैंग्वेज का खेल। सवाल 6.1 के अंदर टोटल 18 सवाल है। 18 सवाल के अंदर मुश्किल से आप मान के चलना 2-3 सवाल ऐसे जिसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बाकी जो बातें, बाकी तो ये सवाल रिपीट है। 6 तो वापस रिपीट है जो आज की, एज इट इज वापस रिपीट। आप देख लेना आगे 6 के 6 सवाल, वो आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं रिपीट हो रखे हैं पूरे। ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। बढ़िया तरीके से आप इसका सॉल्यूशंस करो। आज के एग्जाम्पल का एक लेक्चर तैयार करना, एक एक चीज़ को देखना, क्या सर ने लिखा, क्या आपने लिखा। ठीक है, कर लोगे काम? बिल्कुल साहब। तो आपसे विदा लेता हूँ इसी एग्जाम्पल के साथ। बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लें, सवाल को कर लें। काम मैंने आपके लिए एकदम सिंपल वे में काम आपको करवाया गया। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।